सो एज यू ऑल नो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री 2 का कोर्स भी पढ़ना है और बायोकेमिस्ट्री 2 में देयर आर दी मल्टीपल एंजाइम्स जिनको आप लोगों ने डिस्कस करना है। हर मेटाबॉलिक पाथवे में आपको एक नई किस्म का एंजाइम जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली एंजाइम्स क्या हैं और कौन सा एंजाइम किस किस्म का रिएक्शन कैटेलाइज कराता है, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें ताकि नेक्स्ट जब आप बायोकेमिस्ट्री 2 पढ़ें तो वहां पे आपको एंजाइम्स को पढ़ के कुछ हद तक आइडिया हो जाए कि ये एंजाइम जो है वो किस किस्म का रिएक्शन कैटेलाइज कराएगा। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए, बिकॉज मैं बायोकेमिस्ट्री 2 भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों की असाइनमेंट भी मैं इसी तरह से दूंगी कि उसे मैं कुछ हद तक मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ रिलेट करूंगी। एंजाइम्स हम यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनका कुछ हद तक उनके अंदर होने वाला जो केमिकल रिएक्शन है या उनकी जो 6 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मीन वाइल उन एंजाइम्स की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री 2 में जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वहां से उठा के तो क्लियर करते जाएंगे। ठीक है बच्चों? So यस जी मैम। starting from the enzymes जैसे कि we all know these are the biological catalyst, because biological catalyst हम इन्हें इसलिए कहते हैं because इनकी जो existence है वो purely within the living organisms ये present होते हैं। इनका source जो है वो life है basically। चाहे कोई प्रोकैरियोट है चाहे कोई यूकैरियोट है, उनके अंदर होने वाले मल्टीपल जो रिएक्शंस हैं दे आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स, और एंजाइम्स इन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। यानी नॉर्मली अगर कोई केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते और इस कन्वर्जन के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इंजाइम उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द एंजाइम इज दैट कि ये एंजाइम जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं होते, यानी ये अपना काम तो करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान इटसेल्फ ये कंज्यूम नहीं होते। सो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, बिकॉज हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का कोर्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस और इन सारी चीज़ों को जो है वो एनालाइज करना है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए हमारे पास जो एक तरह का बैकग्राउंड नॉलेज है अबाउट एंजाइम्स ये जरूर होना चाहिए, बिकॉज जितने भी केमिकल रिएक्शंस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स हो रहे हैं। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेप्लिकेशन के प्रोसेस को देखते हैं, रिपेयर के प्रोसेस को देखते हैं, ग्रोथ या इवन डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या डाइजेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स की भी आप बात करते हैं, तो दीज ऑल आर दी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो यहाँ से वी कैन जस्टिफाई द आंसर कि हमें एंजाइम्स को पढ़ने की क्यों जरूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेसेस और बायोकेमिकल रिएक्शंस they are being carried out by the enzymes. So अगर हमने इन केमिकल रिएक्शंस को, इन केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करना है तो वी मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ एंजाइम। सो नॉर्मली अगर हम एंजाइम्स की हिस्ट्री से स्टार्ट करें, यानी कुछ हद तक ये इसलिए मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ बिकॉज आप लोगों के पास जब भी आप किसी बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं या किसी एंजाइम में इस तरह किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो आपके पास कुछ जो है वो उसका बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पेयर होते हैं तो वहां पे आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि लाइक सबसे पहला कौन सा एंजाइम जो है उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था, किसने एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइज किया था। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए बिकॉज नॉर्मली ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। सो अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स आपके पास जो हिस्ट्री है इसको भी आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है। So first of all, we all know कि within the 18th century के स्टार्ट में हमारे पास जो एक वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आउटसाइड द लाइफ या आउटसाइड द लिविंग सेल्स ये पॉसिबल नहीं है। तो वुलर की कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास इस थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, और सिमिलरली हमारे पास देयर वाज अ साइंटिस्ट एडवर्ड बचनर जिसने एक एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन को आउटसाइड द लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। नॉर्मली फर्मेंटेशन का वो प्रोसेस है, यानी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो कि एनारोबिक कंडीशन में होता है, तो इस साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को जो है वो आउटसाइड द लिविंग सेल्स यानी इन विट्रो लैब कंडीशन के अंदर इसने इसको ऑब्जर्व किया था, और इसने कहा था कि अगर आपके पास जो है वो मीडियम के अंदर देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, अगर वो मॉलिक्यूल्स आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर लिए हैं तो स्टिल यू कैन फर्मेंट अ शुगर मॉलिक्यूल। यानी इसने ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ द केमिकल स्पीशीज जो कि ग्लूकोज को फर्मेंट करके
अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकती हैं। लेटर ऑन इट वाज आइडेंटिफाइड कि ये जो केमिकल स्पीशीज हैं जो कि शुगर की फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, दीज स्पीशीज आर एंजाइम्स। सो एडवर्ड बुचनर ने एंजाइम्स के बारे में ये एक स्टेटमेंट दी थी कि इसने फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन स्टिल ये उस केमिकल स्पीशी को नेम नहीं दे सका था। उस केमिकल स्पीशी को जो नेम सबसे पहले दिया था वो कोहने एक साइंटिस्ट था, जिसने इस स्पीशी को कहा था कि दीज आर दी एंजाइम। एंड फर्स्ट एंजाइम जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन हुआ था, दिस वाज यूरियस, जो कि यूरिया को डिग्रेड कर सकता है। और 1926 में सुमनर वाज अ साइंटिस्ट जिसने इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम का डिटरमिन किया था। सो सबसे पहली प्रोटीन जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर हुआ था, दिस वाज एन एंजाइम एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज यूरियस। और किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में इसे आइडेंटिफाई किया था, ये आपके जो है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज ये एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन है। सो अब अगर हम प्रोटीन एंजाइम्स के नॉर्मली स्ट्रक्चर की तरफ जाएं कि एंजाइम्स नॉर्मली है क्या है, एंजाइम्स की नेचर क्या है और एंजाइम की कंपोजिशन क्या है। सो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। 99% आपके पास जो एंजाइम्स हैं दीज आर प्रोटीन्स, लेकिन देयर आर सम आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें कैटालिटिक एबिलिटी होती है। यानी अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन्स आपके पास देयर आर सम आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि कैटालिटिक मैकेनिज्म रखते हैं और कैटालिटिक एफिनिटी है, इनकी कैटालिटिक एबिलिटी है। लेकिन ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये हार्डली एक या दो प्रोसेसेस लाइक जो रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है सिर्फ उसके अंदर ही अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा किसी मेटाबॉलिक पाथवे में आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज एन एंजाइम्स यूज नहीं होते। सो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर 99% एंजाइम्स जो कि हम देखेंगे दीज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। सो दैट्स व्हाई नॉर्मली हम कहते हैं कि एंजाइम्स की नेचर क्या है, प्रोटीन्स है। लेकिन ये चीज माइंड में रखिएगा कि हमेशा 100% प्रोटीन्स ही एंजाइम्स नहीं है, बल्कि सम आरएनए मॉलिक्यूल हैव आल्सो द कैटालिटिक एबिलिटी और ये भी एज एन एंजाइम एक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कैटालिटिक एबिलिटी है किसी भी एंजाइम की, वो क्या पूरे के पूरे एंजाइम के पास है या एंजाइम के किसी स्पेसिफिक पोर्शन के पास है। सो नॉर्मली एंजाइम के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक पार्ट, एक स्पेसिफिक उसका पोर्शन है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। एंड दिस साइट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यानी अगर आप कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करते हैं या एंजाइम की एक्टिविटी की आप बात करते हैं, तो इट मीन्स कि मैंने आप लोगों से ये कहा है कि एंजाइम के पास देयर इज अ स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसे हम कहते हैं एक पॉकेट है, एक साइट है जहां पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड करती है, एंड दिस इज द एक्टिव साइट। और दूसरी तरफ मैंने आपसे ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। तो प्रोटीन्स के केस में हमने ये चीज डिस्कस की है कि प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और इवन जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल ठीक तरीके से इनमें फोल्ड होना है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो जस्ट लाइक द अदर प्रोटीन्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो एंजाइम्स हैं वो अल्टीमेटली अपना रिएक्शन कैटेलाइज करा सकें या वो अपने रिएक्शन को जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकें, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकें, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, इट मीन्स एंजाइम्स के केस में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एंजाइम में आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे अमाइनो एसिड है ल्यूसीन और म्यूटेशन की वजह से ये अमाइनो एसिड रिप्लेस हो गया, तो इट माइट पॉसिबल कि इस ल्यूसीन की वजह से आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिस हो जाए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मिस हो जाएगा इट मीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी खराब हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मिस हो गई तो प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो सकेगी, इट मीन्स के टर्शरी स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया और फाइनली क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में भी आप वेरिएशन ऑब्जर्व करेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को ये बात बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से प्रोटीन्स के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स आर इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ फंक्शन, similarly in case of enzymes, because most of the enzymes are proteins in nature, तो enzymes के केस में भी आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का इंटैक्ट होना या इनका ठीक से बनना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में उससे पहले भी एक दफा एक चीज पढ़ने को कही थी, विच आर द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और इस दफा जो आपकी असाइनमेंट होगी उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड होगा। सो समटाइम्स क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होती हैं कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है, बिकॉज वी ऑल नो कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, इस अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिक्टेट कौन करता है, डीएनए।
डीएनए के अंदर देयर इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं कोडॉन। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक कोडॉन बनाएंगे और ये कोडॉन आगे जाके जो है वो ग्लाइसिन को स्पेसिफाई करेगा। सो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होती हैं कि आपके पास किसी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, किसी एक न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन आती है और उस वेरिएशन की वजह से आपके पास अमाइनो एसिड जो है ये चेंज हो जाता है प्रोटीन के अंदर। तो अब वी ऑल नो कि अगर प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो इट मींस के सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टररी स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं ये एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिसरप्ट कर सकती है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके ये Yes, जब ma'am. जब आप लोग असाइनमेंट करेंगे ना, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दूंगी असाइनमेंट में, तो वहां से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी और आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को आंसर कर सकेंगे। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ 2 पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं कि एंजाइम्स क्या हैं और मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि एंजाइम का जो पूरे का पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि एंजाइम के अंदर देयर इज अ स्मॉल पोर्शन और अ स्मॉल पॉकेट जहां पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड करती है और उसकी कैटालिसिस होती है या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। So this smallest portion of enzyme is called as the active site, which is an active portion of enzyme. स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? हाँ जी, अब आ रही है? यस आ रही है। ओके। सो ये जो आपके पास एंजाइम की स्मॉलेस्ट पॉकेट है जिसे मैंने एक्टिव साइट कहा है, इस एक्टिव साइट को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या 2 पोर्शंस में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्टिव साइट के अंदर अगर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हमारे पास जो एंजाइम्स एंड दीज आर प्रोटीन्स इन नेचर, इट मींस कि एक्टिव साइट के अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे और उन अमाइनो एसिड की जो साइड चेन्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, तो यहाँ पे चूंकि ये प्रोटीन फोल्ड हुई हुई है तो फोल्डिंग के बाद इनकी जो साइड चेन्स हैं वो एक्सपोज होंगी जो कि सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेंगी। So active site में there is a portion, there is a, you can say the sequence of amino acids जो कि बाइंड कर सकते हैं विद द सबस्ट्रेट। यानी अब मैं एक्टिव साइट को फर्दर 2 साइट्स के अंदर डिवाइड करने लगी हूँ कि एक्टिव साइट में वी हैव अ पोर्शन जहां पे जाके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है, यानी देयर आर सम अमाइनो एसिड्स व्हिच हैव एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट और ये सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड कराने में हेल्प करते हैं। इस साइट को हम कहेंगे दिस इज बाइंडिंग साइट, वो साइट जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन कराती है। यानी अगर आपकी नॉर्मली सबस्ट्रेट ये है तो दिस इज द बाइंडिंग साइट जहां पे जाके ये सबस्ट्रेट अटैच होगी। और सबस्ट्रेट किस तरह से अटैच होगी, क्योंकि इस बाइंडिंग साइट पे ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं विच कैन डेवलप इंटरेक्शंस विद सबस्ट्रेट। वो इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती हैं, वो इंटरेक्शन डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी हो सकती हैं, वो इंटरेक्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकती हैं, बिकॉज हमें पता है कि साइड चेन्स जो है वो मल्टीपल इंटरेक्शन डेवलप कर सकती हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती हैं वो वीक और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होंगी, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट का बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर ये डिसोसिएट भी होगा। सो यहाँ पे कोवलेंट इंटरेक्शंस नहीं होंगी बल्कि वीक इंटरेक्शंस होंगी। सो एक्टिव साइट का वो पोर्शन जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड करके रखता है उसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि इस सबस्ट्रेट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, यानी इसकी कैटालिसिस कराता है, इसको चेंज कर देता है इनटू द प्रोडक्ट। तो उस पोर्शन को हम कहेंगे कैटालिटिक साइट। जैसे यहाँ पे इन 2 पोर्शंस को आपको दिखाया गया है कि दीज आर दी बाइंडिंग साइट जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे एंड दिस इज द कैटालिटिक साइट जो कि इस सबस्ट्रेट के दरमियान इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। So active site के अंदर we have further 2 functional units, binding sites and catalytic site. Clear है बच्चों? Yes, Active, ma'am. active site is a combination of 2 different sites, binding and catalytic sites. जी मैम जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब आके जुड़ता है और अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है और फिर हाँ जी आगे अलग हो जाता है, तो क्या एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो भी रिवर्स हो जाता है हाँ सबस्ट्रेट जी की तरह? एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है, एंजाइम का स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाता है, यानी अपनी अनकैटेलाइज्ड फॉर्म में ये वापस चला जाता है। लेकिन सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर परमानेंटली चेंज हो जाता है, सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू सम अदर स्पीशीज।
जबकि एंजाइम अपना नेटिव या ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो वापस उसे एक्वायर कर लेता है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। ठीक है, तो एक्टिव साइट को फर्दर हमने दो साइट्स के अंदर डिवाइड किया है, बाइंडिंग साइट्स एंड कैटालिटिक साइट्स। और बाइंडिंग साइट्स और कैटालिटिक साइट्स में बेसिकली जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट है ये रोल प्ले करेंगे, या तो सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड कराएंगे और यही अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो है ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। So active site is a small portion of enzyme where substrate can bind and undergo chemical transformation. So depending upon the site जहाँ पे वो bind करेगा binding site, और जहाँ पे जाके उसकी transformation होगी उसे हम कहेंगे catalytic site. So next हमारे पास जो है about enzyme, this is कि अगर हम ये कह रहे हैं कि active site is the functionally important region of an enzyme, इट मीन्स कि अगर इस एक्टिव साइट की शेप या इसके अंदर जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस इज द एक्टिव साइट एंड इट हैज द एफिनिटी, ये एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट्स हैं जहाँ पे जाके इन सबस्ट्रेट्स ने बाइंड करना है और फिर यहाँ पे कैटालिटिक मैकेनिज्म होना है। तो अगर एक्टिव साइट की जो शेप है या इसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है, केमिकल एनवायरनमेंट मीन्स कि यहाँ पे प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है, लाइक हो सकता है आपके पास इस एंजाइम के अंदर यहाँ पे कैटालिटिक रेसिड्यू जो है वो हिस्टीडीन हो, तो अगर म्यूटेशन की वजह से वो हिस्टीडीन रिप्लेस हो गया है, वो एलानिन में कन्वर्ट हो गया, इट मींस कि एंजाइम अब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज हिस्टीडीन रिक्वायर्ड था केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या केमिकल प्रोसेस के लिए, यहाँ पे हिस्टीडीन का होना जरूरी था। लेकिन बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इस एक्टिव साइट का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, वहां पे प्रेजेंट हिस्टीडीन एलानिन में कन्वर्ट हो गया है, तो इस वजह से ये जो एंजाइम है ये अब अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज भी क्लियर करनी है कि व्हाई द शेप एंड केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ एन एक्टिव साइट इज इंपॉर्टेंट। अगर उसमें किसी किस्म का कोई चेंज आ गया तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा, और अगर बाइंड कर भी गया है तो उसके बाद जो उसका कैटालिटिक मैकेनिज्म है वो नहीं हो सकेगा। सो दैट इज द रीजन कि आपके पास एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट या उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर शेप में या प्रॉपर फॉर्म में होना क्यों जरूरी है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई एक स्टूडेंट प्लीज अपना माइक ऑन रखें ताकि मुझे साथ साथ पता चलता जाए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, हाँ जी बच्चों। मैम जी जी आ गई, मैं वापस आई थी, यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? चली गई थी। हाँ जी मैं चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था, Yes, दोबारा ma'am. से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस मैम है यहाँ पे। जी जी पूछें। मैम आपने कहा कि जो अगर तो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो एलानिन की जगह कुछ और बन जाता है तो एंजाइम काम नहीं करेगा जो उसकी एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट नहीं, मैं एक्टिव साइट के अंदर जो अमाइनो एसिड है उसके चेंज होने की बात कर रही हूँ। तो मैम अगर इसकी एक्टिव साइट अगर सबस्ट्रेट से ना मिले तो तब एंजाइम काम कर सकता है? सबस्ट्रेट के कंपैटिबल ना हो? नहीं। यस मैम। नहीं, काम तो नहीं मैम कर इसके सकता। मैम इसकी एक्टिव साइट के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी एक्टिव साइट हार्ड नहीं, इट कैन अडॉप्ट द शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके पास है ना, वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने, वो शेप को चेंज करता है जब वो सबस्ट्रेट के सामने आता है, ऐसे है। मैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ वो मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो सबस्ट्रेट है उसने आके एंजाइम को अप्रोच किया, सपोज इसकी जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, उसकी शेप चेंज हुई, वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसने अपनी शेप को एडजस्ट कर दिया और बाइंड कर दिया, बाइंडिंग हो गई। लेकिन कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए उस एंजाइम के अंदर हिस्टीडीन का होना जरूरी था, खास तौर पे अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया मैं उसी को जस्टिफाई कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर आपकी एक्टिव साइट में वो कैटालिटिक रेजिड्यू चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, लाइक हिस्टीडीन की रिप्लेसमेंट हो गई है किसी और अमाइनो एसिड के साथ, तो बेशक आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड तो कर गया, लेकिन बाइंडिंग के बाद जो सेकेंड इवेंट था जो कि कैटालिटिक साइट में परफॉर्म करना था, जो कि कैटालिसिस था, ये कैटालिसिस नहीं होगी। सो बाइंडिंग बेशक हो जाएगी लेकिन कैटालिसिस नहीं होगी। तो पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्टिव साइट की शेप और शेप के साथ साथ उसकी केमिकल एनवायरनमेंट, उन दोनों का जो इंटैक्ट होना है वो जरूरी है। जी अब ठीक हुआ है?
हाँ जी, अब ठीक है पियानो? मैम आपका नेट नहीं Yes, सही आ रहा ma'am. तो कोई बात नहीं, हम एंड कर देते हैं। नहीं एंड करने की जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो अयाज, आपके क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर सकी हूँ या नहीं, या पियानो बजने लग गया था तो मुझे बताया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। पियानो खरीदा कहाँ से? ये ऑटोमेटिकली मिल गया है। तो इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, तो मैं आपके क्वेश्चन को इस तरह से एड्रेस कर रही थी कि आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट वो फ्लेक्सिबल है और अपनी शेप को चेंज कर सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने दो साइट्स डिस्कस की हैं, एक तरफ बाइंडिंग साइट है और दूसरी तरफ कैटालिटिक साइट है। सपोज आपकी सबस्ट्रेट आके एंजाइम की बाइंडिंग साइट के साथ जो है उसने इंटरेक्शन डेवलप कर लिया, लेकिन कैटालिटिक फंक्शन के लिए या उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए एंजाइम की जो दूसरी साइट है कैटालिटिक साइट, उसमें हिस्टिडीन का होना जरूरी था। ये मैं जो आप लोगों को लास्ट अभी एग्जांपल दिया उसी को ही जस्टिफाई कर रही हूँ। तो अगर आपके उस अमीनो एसिड की कैटालिटिक साइट में हिस्टिडीन रिप्लेस हो गया एलानिन के साथ, तो वो एंजाइम बेशक सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहा है लेकिन वो कैटालिसिस नहीं कराएगा, यानी सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म नहीं कराएगा प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है? सो प्रॉपर Yes, ma'am. फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके एंजाइम की ना सिर्फ शेप का ठीक होना जरूरी है बल्कि उसके केमिकल इन्वायरमेंट का भी इंटैक्ट होना जरूरी है, बिकॉज बाइंडिंग और कैटालिटिक एक्टिविटी ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज मिल के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगी। क्लियर? सो बाइंडिंग Yes, साइड ma'am. भी करेक्ट हो और आपकी कैटालिटिक साइड भी बिल्कुल ठीक हो। हाँ जी मैम अगर एंजाइम्स फ्लेक्सिबल होते हैं तो क्या वो फिर किसी भी सबस्ट्रेट हर सबस्ट्रेट के साथ नहीं बाइंड नहीं करने के लिए नहीं, होते हैं? इस पॉइंट को थोड़ा सा होल्ड करके रखें। बेसिकली जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन है वो एक्टिव साइट में प्रेजेंट अमीनो एसिड्स ने करवानी है, ऐसा ही है ना? तो उधर भी मैम स्पेसिफिक होता है एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए। स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट के लिए। देखें, आपकी एक सबस्ट्रेट जो है वो आके एक्टिव साइट पे आके बाइंड की, या एक्टिव साइट पे आके उसने जो है वो स्कैन किया कि क्या मेरी यहाँ पे इंटरेक्शंस डेवलप हो सकती हैं। इंटरेक्शंस नहीं जी। बनी, वो रिलीज हो गई। क्यों नहीं बनी? बिकॉज वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक ही नहीं था। सो बेशक एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसमें प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड हैं जिन्होंने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है या जिन्होंने सबस्ट्रेट की कैटालिसिस करानी है, ये सबस्ट्रेट की जी हाँ। स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करते हैं। अगर तो अमाइनो एसिड जो है वो किसी एक ही सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है या उसी के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेंगे, तो चाहे आप 2 या 3 डिफरेंट सबस्ट्रेट्स ऐड कर दें, वो एक्टिव साइट में चली भी जाएंगी तो जाके बाइंड नहीं करेंगी, बिकॉज बाइंडिंग साइट ने उनके साथ इंटरेक्शन ही नहीं करनी, वो उनके लिए स्पेसिफिक ही नहीं। जी ठीक है? सो बस एक्टिव स्पेसिफिक टाइम फ्लेक्सिबल होता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के। बिल्कुल। सो एक्टिव साइट का जो इन्वायरमेंट है, एक्टिव साइट में प्रेजेंट अमाइनो एसिड, ये ही एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी को डिटरमिन करते हैं। क्लियर? It's not about the shape.